गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का जापान सीरीज के 27वें एपिसोड में। आज हम आकिहाबारा के एनिमे और इलेक्ट्रॉनिक क्रेज से लेके शिबुया के नए ऑब्जर्वेटरी तक सब कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं और ये हमारा जापान में पहला ट्रेनिंग सेशन होगा। इस पॉइंट तक आप सबको जापान का मूडी मौसम समझ में आया ही होगा, इसीलिए हर दिन होटल रूम से बाहर निकलने के बाद किस टाइप का वेदर आएगा ये देखने के लिए मैं बहुत क्यूरियस होता हूँ। आज के दिन की बात की तो बहुत क्लियर आसमान है, सूरज की झलक दिन के फर्स्ट मोमेंट से आ गई है और बादल एक भी नहीं है। आई एम होपिंग ये दिन अच्छा जाएगा। और ये बात आज के दिन के लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि शिबुया स्काई, ये जो ऑब्जर्वेटरी है, इसके ऑब्जर्वेटरी फ्लोर के ऊपर एक स्काई गैलरी है, एक प्रॉपर फ्लोर है जो ओपन एयर है, जहाँ पर आपने बहुत सारे रील्स देखे होंगे। 2 एस्केलेटर्स है जो सनसेट या रात के वक्त ऊपर और नीचे जाते हैं। बहुत लोग वहाँ पे जाके वीडियोस बनाते हैं क्योंकि वहाँ से टोक्यो सिटी का 360 डिग्री व्यू मिलता है और एक सुंदर दिन पे आपको वहाँ से माउंट फूजी की भी झलक देखने को मिल सकती है। इसीलिए आज का वेदर अगर ऐसे ही चलता गया तो शाम तक हमें एक सुंदर सनसेट देखने को मिलेगा और टोक्यो शहर का एक बढ़िया व्यू भी। इस पूरे जापान ट्रिप में हमने अब तक एक भी सनसेट विटनेस नहीं किया है क्योंकि हर शाम को बादल आ जाते थे जिससे हमें सूरज की झलक ही नहीं मिलती। अभी हम 7-Eleven आ गए हैं दिन की शुरुआत करने के लिए। मेरी कॉफी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। याद है कल बुरे मौसम की वजह से मैंने एक हॉट कॉफी ली थी। बाहर इतना ठंडा था कि अगर मैं बर्फ वाली कॉफी लेता तो मेरा गला पक्का खराब हो जाता, पर आज मौसम बढ़िया है, बाहर थोड़ी सी गर्मी है, मैंने हुडी भी नहीं पहना है, इसीलिए आज बर्फ वाली कॉफी जाएगी। आर्यन वहाँ पे अपनी कॉफी बना रहा है और फिर हम जाएंगे शिंजुकू स्टेशन। तो देखो हम दोनों ने लार्ज लिया, आर्यन ने इसके अंदर क्रीमर वो सब ऐड किया है, इसीलिए कलर थोड़ा अलग है, और आर्यन ने इसके अंदर गम सिरप भी ऐड किया है। मैंने आपको बताया था कि आइस्ड कॉफ़ी यस आई कैन ड्रिंक इट नाउ, लेकिन मुझे वो स्लाइट हिंट ऑफ स्वीटनेस और मिल्क दोनों पसंद है, तो दैट्स व्हाट आई डिड। मैंने इसमें 2 क्रीमर 2 गम सिरप ऐड किया है, लेकिन वो जो कॉफ़ी का डीप रोस्ट है दैट हैजंट गॉन अवे, बट ओकेजनली एक स्लाइट हिंट ऑफ स्वीटनेस आती है व्हिच इज व्हाट आई लाइक। और आर्यन का क्रीमर देख के मैं भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो गया, इसीलिए मैंने अपने ब्लैक कॉफी के अंदर 2 क्रीमर के पैकेट्स डाल दिए। टेक एथलीट। ऑल्सो फैसिनेटिंग चीज पता है क्या है, कल इसी सिग्नल पे स्टेशन जाते वक्त मैं कांप रहा था, मैंने हुडी पहना था, मैं आर्यन को बता रहा था कि अच्छा हुआ मैंने हॉट कॉफी ली, बहुत ठंडी है बहुत ठंडी है। आज एग्जैक्टली ऑपोजिट है और धूप भी निकल आई है, इसीलिए हुडी के बारे में मैं बिल्कुल सोच भी नहीं रहा। ये जो टी शर्ट है वो कंफर्टेबल है और शायद मुझे आर्यन के जैसे शॉर्ट्स पहनने चाहिए थे क्योंकि फुल समर वाली फीलिंग आ रही है। कल मॉनसून था, आज समर है। टोक्यो में ऐसे ही होता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बंदा पिछले 3 वीडियो से वेदर इतना ज्यादा क्यों कर रहा है, उसके पीछे भी एक बहुत स्पेसिफिक रीजन है। हमारे इस टोक्यो ट्रिप में 3 ऐसे लोकेशंस है जो काफी ज्यादा वेदर पे डिपेंड करते हैं। उनमें से एक आज का दिन है जहाँ पर अगर हमें वो सबसे ऊपर वाला फ्लोर एक्सेस करना है, अगर हमें उन एस्केलेटर्स पे वहाँ पे चढ़ के टोक्यो सिटी का एक बढ़िया व्यू देखना है, तो वो वेदर पे काफी ज्यादा डिपेंड करता है। क्लाउडी कंडीशंस में वो ऊपर वाला फ्लोर खोलते ही नहीं है। मेरे साथ अक्टूबर में लास्ट टाइम ये हुआ था जब मैंने शिबुया स्काई के टिकट्स 1 महीने पहले बुक किए थे, पर उस दिन क्लाउडी कंडीशंस होने की वजह से मैं ऑब्जर्वेटरी तक जा पाया, पर वो जो ऊपर वाला ओपन एयर फ्लोर है वहाँ पे नहीं जा पाया। दूसरी बात है माउंट फूजी। हमारी जो डे ट्रिप प्लान है उसके लिए क्लियर कंडीशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरी डे ट्रिप है कामाकुरा तक की, जो एक बीच साइड लोकेशन है जहाँ पर आर्यन कभी गया नहीं है। तू नहीं गया ना कामाकुरा? तो वहाँ पर एक एग्जैक्टली तो वहाँ पर एक बीच है, एक कोस्टल टाउन है, और कोस्टल टाउन में अगर बारिश हो गई तो क्या मतलब, उससे मजा नहीं आएगा। इसीलिए आई होप आने वाले 3-4 दिनों में मौसम ऐसा ही बढ़िया रहेगा जिससे हमने घर पे जो भी प्लान किया है वो हम अच्छे से कर पाएंगे। फिलहाल हम आ गए हैं शिंजुकू स्टेशन। हम सबसे पहले कहाँ जाने वाले हैं वो मैं आपको पहुँचने के बाद बताता हूँ। अभी ट्रेन स्टेशन पे भीड़ थोड़ी सी ज्यादा होने वाली है। सुबह के 8:50 हो गए हैं, पीक ऑफिस क्राउड आने वाले हैं, इसीलिए ट्रेन वेन सब कुछ बोर्ड करते हैं। और जब मैं और आर्यन स्टेशन पे उतरेंगे तब मैं आपको आज के पहली एक्टिविटी के बारे में बताऊंगा। बहुत रेयरली ऐसे होता है कि हमें स्टेशन पे ही डस्टबिन दिख जाती है। मुझे लगा था पीक ऑफिस क्राउड में मुझे ये अंदर ट्रेन के अंदर कैरी करना पड़ेगा, पर दिख गई। आर्यन ने ऑलरेडी उसका डिस्पोज किया। गुड बाय।
स्टोरी टाइम। सारे नए व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट। करीब 30 साल पहले मेरे पापा को जापान में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी। ये एक ऐसा टाइम था जहाँ पर इंडिया में कंप्यूटर्स अभी तक आए नहीं थे। पापा जी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसीलिए जब उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी ले ली। शादी के बाद और मैं पैदा होने के बाद हम 5-6 साल टोक्यो में रहे हैं और उस टाइम पे मैं एक छोटा सा बच्चा था, इसीलिए मुझे ना कोई जापानीज आती थी ना कोई मराठी में मुझे कुछ शब्द आते थे क्योंकि मैं 2-3 साल का था। उनमें से 2 शब्द थे आई और बाबा। ये ऐसे 2 शब्द है जो हर बच्चे के फर्स्ट 2 वर्ड्स होते हैं। ट्रांसलेट किया तो मम्मी और पापा। ये जो स्टेशन है जहाँ पर हम अभी उतरे हैं, इसका नाम ताकादानो बाबा है। इसीलिए जब भी हम इस ट्रेन में ट्रैवल करते थे और ट्रेन के अंदर अनाउंसमेंट होती थी कि अगला स्टेशन ताकादानो बाबा है, तो मैं हंसने लग जाता था क्योंकि इस पूरे स्टेशन के वर्ड में मुझे बाबा ये सुन के मेरे पापा की याद आती है, इसीलिए मैं बहुत खुश होता था। और हमारे घर के पास में एक और स्टेशन था जिसका नाम ओची आई मिनामी नागासाकी था, तो उसमें आई सुन के भी मैं बहुत खुश होता था। तो 4 जापान ट्रिप्स में मैं पहली बार इस स्टेशन पे उतरा हूँ, काफी अच्छा लग रहा है। तो ये स्टोरी वोरी सब ठीक है, पर हम ताकादानो बाबा इस एरिया में एग्जैक्टली आए क्यों है? तो कल मैंने और आर्यन ने दिन शुरू करने के पहले 2-3 जिम्स चेकआउट किए। सिर्फ उतना ही नहीं, शाम को वापस होटल रूम लौटते वक्त मैंने कई वेबसाइट्स देखे जहाँ पर हमने अलग अलग कमर्शियल जिम्स के डेली पासेस कंपेयर किए। अब इशू यह है कि सारे कमर्शियल जिम्स में डेली पास सिस्टम है, विजिटर्स वहाँ पे ट्रेन कर सकते हैं, पर वो बहुत ज्यादा महंगा है। सबसे सस्ता ऑप्शन जो मुझे दिखा वो था 2500 येन सिर्फ एक ट्रेनिंग सेशन के लिए। तो यहाँ पे डेली पासेस की अगर बात की, कमर्शियल जिम्स में थोड़े से महंगे हैं। और मैं और आर्यन ट्रेनिंग करना तो चाहते हैं पर एक सेशन के लिए इतने पैसे खर्च नहीं करना चाहते, इसीलिए सोल्यूशन स्ट्राइक हुआ। यहाँ पर जो गवर्नमेंट जिमखानाज है वहाँ पर डेली पास के रेट्स कंपैरेटिवली कम होते हैं और वो टूरिस्ट को भी अलाउ करते हैं। इसीलिए हमें शिंजुकू स्पोर्ट्स सेंटर नाम की एक गवर्नमेंट पब्लिक जिम खाना बिल्डिंग गूगल मैप से मिल गई थी, जहाँ पर एक फंक्शनिंग जिम है। तो इस जिम के डेली पास के रेट्स 400 येन होने की वजह से मैं और आर्यन यहाँ पे हर रोज भी आके ट्रेन कर सकते हैं। 400 येन को अगर INR में कन्वर्ट किया, लगभग इंडिया के 250 रुपए बन जाते हैं, जो एक्चुअली इंडिया के कमर्शियल जिम से भी सस्ता है। तो अगर आप एक फिटनेस एंथुजियास्ट हो और आपको जापान आके ट्रेनिंग सेशंस लगाने हैं और आपका रूटीन ब्रेक होने नहीं देना है, तो पब्लिक जिम खानाज एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। तो स्टेशन से एग्जिट करने के बाद गूगल मैप्स ने हमें एक बहुत सुंदर रास्ता बताया जो पार्क के थ्रू जाता है। यहाँ पे ट्रीज बहुत ज्यादा होने की वजह से और शेड होने की वजह से ठंडी थोड़ी सी ज्यादा है, पर हम बिल्डिंग तक पहुंच गए हैं। ये है शिंजुकू स्पोर्ट्स सेंटर, ये वो बिल्डिंग है। अंदर जाके जिम की पूछताछ करते हैं और एक डेली पास खरीदते हैं। तो एंट्रेंस पे वेंडिंग मशीन पे हमने एग्जैक्टली 400 येन भरे और हमें ये छोटा सा टिकट मिला। ये बोलता है ट्रेनिंग शित्सु यानी ट्रेनिंग रूम। 3 घंटे का टिकट हमें 400 येन के लिए पड़ा, जो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। ये इनकी लॉकर रूम है, पब्लिक जिम खाना है, इसीलिए कुछ फैंसी नहीं है और कुछ फैंसी से मतलब भी नहीं है। हमें बस एक जगह चाहिए जहाँ पर हम ट्रेनिंग सेशन लगा सकते हैं। तो मुझे मशीन्स की एक छोटी सी झलक दिख गई है। काफी अच्छे मशीन्स है, फ्री वेट्स है, डंबल्स है और पूरी स्पेस की अगर बात की, बहुत स्पेशियस है, हाई सीलिंग्स है। देखता है, लेट्स हैव सम फन। प्री वर्कआउट के लिए हमने मसल ब्लेज का रैथेक्स लिया। रैथेक्स एक फुल्ली डोज्ड प्री वर्कआउट है। इसके हर सर्विंग से मुझे 200 mg कैफीन मिलता है। इसमें थियानिन होने की वजह से वर्कआउट के बाद कोई क्रैश नहीं आता, तो मुझे एक लंबे टाइम के लिए सस्टेन्ड एनर्जी मिलती है। इसके अंदर बेटा एलेनिन और सेट्रेलिन होने की वजह से एक बहुत अच्छा पंप आता है। इस प्रोडक्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। रैथेक्स का डब्बा ऑल द वे पुणे से यहाँ पे आया है और आज की ट्रेनिंग सेशन को फ्यूल करेगा। चेस्ट डे, बेस्ट डे। When I let you go, I just pulled you closer. I can't understand where it came from, but you got it, I got it. It began in the land of the sandstorm. I fought it, though I wanted everything to do with what you gave to me. Loosening my grip has pulled you into me. When I let you go, it just pulled you closer. It's a long departure. Finish? はい、 OK ですか ?OK です。ありがとうございました。いいえ。すみません。
बहुत रिस्ट्रिक्टेड सा ट्रेनिंग सेशन कंप्लीटेड। रिस्ट्रिक्टेड था बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। 4 दिनों के बाद ट्रेनिंग करने की वजह से मेरी मानसिक स्थिति अभी थोड़ी सी स्टेबल है। वर्कआउट मशीन की बात की, उनके पास एक बहुत अच्छी चेस्ट प्रेस मशीन थी जो हम दोनों ने मिलकर इस्तेमाल की। यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट चीजें जिनकी आपको जिम्स में ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले, जापान में ऑल्टरनेटिंग वाली सिस्टम नहीं होती, तो एक बार आपको मशीन मिल जाता है, जब तक आपका खत्म नहीं होता आपको उस मशीन से उठना नहीं है। जिस मोमेंट पे आप मशीन से उठोगे, लोग अज्यूम करेंगे कि आपका ट्रेनिंग उस मशीन पे खत्म हो गया और वो आके मशीन ऑक्यूपाई करेंगे। तो क्योंकि मैं और आर्यन दोनों थे, हम दोनों अच्छे से ऑल्टरनेट कर रहे थे और हम बैक एंड फोर्थ सेम मशीन पे ऑल्टरनेट कर रहे थे। दूसरी चीज जो मेरे लिए एक कल्चर शॉक था, इवन दो मैं जापान चौथी बार आया हूँ, वो था कि डम्बल्स और फ्री वेट्स वाली एरिया आपको रिजर्व करनी पड़ती है। चेस्ट प्रेस लगाने के बाद मैं और आर्यन डम्बल ओवरहेड प्रेस लगाने के लिए फ्री वेट सेक्शन में गए। हमने मस्त फ्रीली एक बेंच लिया, हम वार्म अप सेट्स करने लगे और एक ट्रेनर आके हमें बोले, एक्सक्यूज मी, क्या आप जापानीज में बात करते हो या क्या मैं इंग्लिश में बताऊं? मैंने बोला कुछ भी चलेगा, आप बताओ। उन्होंने बोला यहाँ पर आ जाइए। फिर वो हमें एक व्हाइट बोर्ड के पास लेके गए और उन्होंने बताया कि बेंच के नंबर्स है 1, 2 और 3। आपको अगर बेंच नंबर 1 इस्तेमाल करना है, आपको उसे रिजर्व करना पड़ेगा और फिर वो बेंच आपका 20 मिनट के लिए हो जाएगा। तो फिर हमने सॉरी बोला। वहाँ पे हमारे नाम का इनिशियल लिखा, तो मैंने एस लिखा और एंड टाइम लिखा और फिर उन्होंने राइट साइड वाले कॉलम पे बुक ऐसे एक स्टिकर लगाया। फिर हमने उस बेंच को आधे घंटे के लिए इस्तेमाल किया। तो जापान में कितनी भी बार आऊँ, हमेशा कुछ ना कुछ कल्चर शॉक मिलता है। पहली बार जब मैं आया था, तब जिम मशीन इस्तेमाल करने के बाद सैनिटाइजर और टिश्यू लेके उन्हें साफ करना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा कल्चर शॉक था। इंडिया में कैसे हम नैपकिन रखते हैं मैक्स टू मैक्स, यहाँ पर वो क्लेनलीनेस का इतना ध्यान रखते हैं कि सैनिटाइजर और पेपर नैपकिन हर मशीन के बाजू में रखे हुए होंगे। पर ऑल एंड ऑल बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेशन था, ट्रेनिंग करके मजा आया। अब हम जा रहे हैं आकिहाबारा में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स है। लेट्स गो। ये वॉक भी काफी सिनेमैटिक है। वहाँ पर ट्रेन स्टेशन है, बहुत सारे ट्रेन जा रहे हैं। मैं खुश इस बात के लिए हूँ कि आज मौसम बढ़िया है। ये मैंने शायद वीडियो में चौथी बार बोला है, पर यार ये देखो यार, ऐसा होना चाहिए टोक्यो। पहले 3-4 दिन मैं थोड़ा सा दुखी था क्योंकि मौसम खराब था, पर मैं ये अपने 2020 वीडियो से कहता आ रहा हूँ, अगर मौसम अच्छा होगा तो मेरा मूड अच्छा होता है। मौसम का और मेरे साइकोलॉजिकल स्टेट का बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। तो वैसे मैं अपने बैग के अंदर मसल ब्लेज का एक शेकर और बायोजाइम वे के 2 सैशेज लेके आया था, जो मुझे आइडियली ट्रेनिंग सेशन के बाद पीने थे, क्योंकि सुबह से हमने कॉफी के अलावा कुछ खाया या पिया नहीं है। पर हमारा पानी खत्म हो गया, इसीलिए ऑन द वे 7-Eleven से पानी और कॉफी दोनों उठाते हैं। फिर मैं यहाँ जमीन पे बैठ के प्रोटीन शेक बनाऊंगा और फिर हम आगे जाएंगे। या वैसे हम यहाँ से भी उठा सकते हैं। सुमिमासेन, जो मिजुआरी मास्का यार, इनके पास रूम टेम्परेचर वाली बॉटल कभी होती ही नहीं है। इनके पास छोटे छोटे बॉटल्स हैं, 500 ml, 300 ml, 700 ml। पर मुझे लेनी थी एक बड़ी 2 लीटर की बॉटल, वो सबसे ज्यादा सस्ती पड़ती है। पर वो बॉटल्स हमेशा रेफ्रिजरेटेड होते हैं और उनका पानी इतना ठंडा होता है कि तीसरे या चौथे दिन पे मेरा गला खराब हो जाता है। मैं एक बड़ी वाली ले लेता हूँ, तो फिर वो पूरे दिन में जैसे नॉर्मल टेम्परेचर आ जाएगी, तब we won't have to struggle again. आज की दूसरी कॉफी 7-Eleven के ठीक बाहर एक साइंटिस्ट की तरह वे प्रोटीन बना रहा है। आजू बाजू में लोग जा रहे हैं, बहुत फनी साइट है। तो आर्यन ने अपना प्रोटीन शेक खत्म किया, अब मेरी बारी। ये दूसरा साशे मैं पीऊंगा। कितना चाहिए? 250? हाँ बस उतना था। हमारी ट्रेन आ गई है। स्वागत है आप सभी का आकिहाबारा। ये जो नाम है, ये आकिबा से आया है। आकिबा का मतलब एक फायर डीटी होती है। बहुत साल पहले इस एरिया में एक श्राइन हुआ करती थी जो फायर डीटी को वर्शिप करती थी। पर मॉडर्न टाइम्स में आकिहाबारा एक मेन चीज के लिए बहुत फेमस है और वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ आते आते स्टेशन से बाहर निकलते आपको चारों ओर बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स दिखेंगे और ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स बड़े बिल्डिंग से लेके छोटे शॉप्स तक सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कवर करते हैं। बेस्ट पार्ट यह है कि इन सारे शॉप्स में आपको ड्यूटी फ्री मिलता है। तो अगर आप 5000 येन से ऊपर कुछ भी खरीदोगे और कैशियर पे अपना पासपोर्ट सबमिट करोगे तो आपको 10% कैशबैक भी मिलेगा। ये जो शॉप्स है, ये पूरे बिल्डिंग होने की वजह से आपको कुछ भी मिल सकता है और एंट्रेंस पे इस टाइप के बोर्ड्स बने होते हैं जहाँ पर हर फ्लोर पे जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है वो आपको दिखाई देंगे। इस केस में 3rd फ्लोर पे कैमरा लिखा है। आर्यन को लेना है एक DJI माइक, इसीलिए हम सबसे पहले ये शॉप चेकआउट करेंगे और देखेंगे कि प्राइसेस किस टाइप के हैं। एक और चीज, अगर आप एनिमे के बहुत बड़े फैन हो तो यहाँ पर ओताकू कल्चर बहुत फेमस है। ओताकू का मतलब डाई हार्ड एनिमे और मांगा फैंस। तो बहुत सारे ऑफिशियल मर्चेंडाइज शॉप्स, टीवी डिस्क, फिगरीन्स, इन सारी चीजों के शॉपिंग के लिए भी आकिहाबारा टूरिस्ट में बहुत फेमस है। ऑल्सो एक और चीज, इन शॉप्स में आने के बाद आपको थोड़ी सी
टक्कर आ सकती है, क्योंकि हर चीज बहुत ज्यादा ग्राफिक है, बहुत ज्यादा स्टैंड आउट करती है और थोड़ा सा ओवरवेलमिंग आपको ये लग सकता है। अब बस चेक करना है कि प्राइसेस ऑनलाइन मार्केट से कंपेरेबल है कि नहीं। अगर है तो मैं आपको ब्लॉग के थ्रू बता दूंगा। ऑल्सो एक साइड नोट पे, आर्यन को जब भी कुछ खरीदना होता है उसके अंदर एक अलग टाइप की एनर्जी आती है और चेहरे पे एक परमानेंट स्माइल होती है, वो मुझे अभी दिखाई दे रही है। लुक एट दैट, अ हैप्पी मैन। शॉपaholic वैसा नहीं, आई गेस फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्साइटमेंट। तो कल जब हम एप्पल स्टोर गए थे तब मैं इतना एक्साइटेड नहीं था, क्योंकि मुझे फोन्स, वॉचेस इनमें इतना इंटरेस्ट नहीं है। पर एक चीज़ जिसको लेके मैं भी काफ़ी पैशनेट हूँ वो है कैमराज। तो ये फ्लोर मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है, इवन दो मैं कुछ खरीदने नहीं वाला। आर्यन कैमरा रिलेटेड कुछ ले रहा है, इसीलिए आई विल बी इक्वली एक्साइटेड। अब बस DJI का सेक्शन ढूंढना है और माइक के प्राइसेस चेक करने हैं। पर यहाँ पर लिटरली सब कुछ है आपको वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप फिल्म मेकर हो, फोटोग्राफर हो, तो आप जो भी सोच सकते हो ना, आपके दिमाग में जो भी आ सकता है वो यहाँ पर है। देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट हर टाइप के ड्रोन्स है, सब चीजों का स्टॉक रहता है, सबके कंपैरिजंस लिखे होते हैं। DJI, Osmo Pocket, लिटरली सब कुछ यहाँ पर है। शायद माइक भी यहीं पर होगा। ये छोटा सा DJI का सेक्शन लग रहा है, ये देखो वहाँ पर थोड़े माइक्रोफोन दिख रहा है। एग्जैक्ट Amazon वाली प्राइस है। क्या बात कर रहा है? Yes. इसका मतलब सस्ता है। और हम एक दूसरे स्टोर में सेम DJI माइक चेकआउट करने के लिए गए थे, वहाँ पर प्राइस थोड़ी सी ज्यादा थी। तो लोग बहुत कहते हैं कि आकिहाबारा स्पेसिफिकली इस एरिया में प्राइसेस बाकी के टोक्यो से कंपेयर किया तो सस्ते मिलते हैं, और इससे ये फैक्ट कंफर्म होता है। तो अच्छी बात है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने हैं, कैमरास खरीदने हैं, टोक्यो में आकिहाबारा इज द प्लेस टू गो। इनके पास सोनी की हर एक लेंस है, ये काफी बढ़िया लेंस है, मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखी है। और मैंने अभी ऑनलाइन प्राइसेस कंपेयर किए, इंडिया के मुकाबले तो काफी ज्यादा सस्ता है। 20,000 रुपए के आसपास का फर्क है और ऑलमोस्ट सारे लेंसेज के लिए बात सेम ही है। अब मुझे कुछ लेना नहीं है, पर देखने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी मेरे दिल के काफी करीब है। ये भी काफी कमाल की लेंस है, 24-70 f2.8 G मास्टर, ऑलमोस्ट सबकी ड्रीम लेंस है। बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है, स्पेशली ट्रैवलिंग करते वक्त। अगर आपके पास ये लेंस है, आपको और किसी लेंस की जरूरत नहीं है। बहुत सही है यार, ये जगह हेवन है वीडियो एंथुसियास्ट के लिए। वाओ। ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर ट्राई आउट करने के लिए कैमरास रखे होते हैं, तो आपको क्वालिटी वो सब का अगर अंदाजा चाहिए, आप एक्चुअली इन्हें अच्छे से ट्राई कर सकते हो फ्रीली। तो ये जो लेंस है 35mm G मास्टर f1.4 स्मूथ। ओके, तो जो लोग रेड कैमराज पे या बहुत हाई एंड FX6 उन पे शूट करते हैं और सारा फुटेज लॉग में 4K में शूट करते हैं, उन लोगों को ये SD कार्ड्स लेने पड़ते हैं। ये ऑलमोस्ट 1 टेराबाइट का SD कार्ड है। ट्रांसफर स्पीड देखो 1.8 GB पर सेकेंड। इसकी कॉस्ट है 1,80,000 येन, मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख इंडियन रुपीज का SD कार्ड है। तो ये दुनिया थोड़ी सी पागल है, मत घुसो। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आर्यन, उम्मीद है। तो एक और चीज़ जिसके लिए आकिहाबारा काफ़ी फेमस है वो है गाचापॉन। ये जो छोटे छोटे टॉय कैप्सूल्स मशीन्स है, ये जापान में बहुत फेमस है। और हर कैप्सूल मशीन के ऊपर एक ऐसा स्टिकर लगाया होता है जहाँ पर आपको पता चलता है कि अगर आप इसके अंदर पैसे डालोगे आपको पॉसिबली किन ऑप्शंस में से एक टॉय मिल सकता है। तो ऐसे 1000 से ऊपर टॉय कैप्सूल मशीन्स आकिहाबारा में है। ये फॉर एग्जाम्पल पोकेमोन वाले हैं, यहाँ पर शिनचान वाले हैं, और आपको फूड आइटम्स के भी मिल सकते हैं। तो कुछ रामेन के होते हैं, कुछ सुशी के होते हैं, सबसे रैंडम चीज़ है टूथपेस्ट का भी होगा। वैसे मुझे अगर एक चीज़ के बारे में है वो है ट्रेन्स, इसीलिए अगर ट्रेन का गाचापॉन दिखता है मैं उसके अंदर अपना जो भी चिल्लर है वो डाल के मैं प्रे करूंगा कि कुछ अच्छा बाहर निकलता है। ये वाला करना था बट सोल्ड आउट। ये देखो माइनक्राफ्ट के भी है, एक सीलिंग लैंप के भी है, कुछ भी मतलब नारुतो। क्या दिख गया इसको? ओह गारचॉम्प, सैलमन्स। मैं और आर्यन पोकेमॉन फैंस हैं, तो आप जो भी इमेजिन कर सकते हो उस सब का होगा। डस्टबिन का भी होता है, पॉटी का भी होता है, टॉयलेट सीट का भी होता है, सबका होता है, लिटरली सबका। तो मैं JR जापानीज रेलवेज का बहुत बड़ा फैन हूँ और मुझे शायद मेरा सबसे फेवरेट स्टोर दिख गया है। ये मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स पे देखा था, यहाँ पे जापान रेल का मर्चेंडाइज मिलता है। वाओ, स्टेशन के बोर्ड्स, JR के मैप्स, पैराडाइज। की चेन्स भी है, तो मैं यहाँ से एक की चेन लेने वाला हूँ। ट्रेन टिकट्स भी है, देखो सूवेनियर ट्रेन टिकट्स, यामागुची लाइन के की चेन्स, बस और कुछ नहीं चाहिए। मैं ये वाला लूँगा शिंजुकू स्टेशन का। और यामागुची लाइन एक लूप लाइन है, तो वैसे गोल चक्कर में जाती है और जिस डायरेक्शन में ट्रेन जाती है, जो भी स्टेशन है उनके स्टॉप्स सारे उन्होंने लगाया है। शिंजुकू तू भी लेगा? मैचिंग करना है क्या? चल ले लेता है इस ट्रिप के लिए। तो शिंजुकू, शिबुया। तो मेरी फेवरेट ट्रेन लाइन यामानोते सन और शिंजुकू स्टेशन, इन दोनों का एक मैग्नेट और एक की चेन ऐसे ले ली
अब आगे जाते हैं। तो अगर आपने माकोतो शिंकाई की मूवी सुजुमे देखी है तो एक सीन आता है जहाँ पर सुजुमे भागते भागते एक ब्रिज से कूद जाती है। हम अभी उस एग्जैक्ट लोकेशन पे खड़े हैं और इवन दो ये लोकेशन मैंने पास में देख लिया, आर्यन को यहाँ पर आना था तो इसको कंपनी देने के लिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। इस ब्रिज का नाम हिजिरी हाशी ब्रिज है और जब सुजुमे कूदती है एक बहुत कूल मोमेंट आता है जहाँ पर वहाँ अंडरग्राउंड टनल से रेड कलर की ट्रेन पास होती है और यहाँ से ट्रेन पास होते हैं। तो वो जो अंडरग्राउंड ट्रेन है वो एक्चुअली मारुनोची लाइन है जो एक सबवे ट्रेन है जो सिर्फ कुछ मोमेंट्स के लिए अंडरग्राउंड से ओवरग्राउंड आती है और यहाँ से पास करती है। तो काफी सुंदर लोकेशन है, काफी आइकॉनिक लोकेशन है। अब बस वाइब्स को एंजॉय करना है और ट्रेन का इंतजार करना है। यस, तो हमें आज लंच के लिए एक जगह मिली है जिसका नाम कोको इचिबानिया है। एडवांटेज ये है कि इनके पास वेजिटेरियन ऑप्शंस भी होते हैं जो जापान के करी राइस स्टैंडर्ड्स के लिए काफी रेयर है। यूजुअली करी की अगर बात की तो उस करी के अंदर नॉनवेज स्टॉक होता है, इसीलिए वेजिटेरियन करी मिलना थोड़ा सा रेयर होता है। पर इस जगह पे ये है तो आर्यन भी एंजॉय कर पाएगा, मैं भी एंजॉय कर पाऊंगा। ये जो ब्रांच है इसे कोको इचिबानिया कहते हैं। इसके ऑल ओवर टोक्यो अलग अलग ब्रांचेस है तो आप ऑलमोस्ट हर इलाके में इसे ढूंढ पाओगे। अभी हम फिलहाल कांदा स्टेशन के पास है। तो ये वाला जो आउटलेट है ये थोड़ा सा छोटा होने की वजह से इनके पास प्रॉपर टेबल और कुर्सियाँ की सिस्टम नहीं होती। ये इस टाइप की सिस्टम होती है जहाँ पर एक छोटा टेबल होता है, ऐसे कुछ स्टूल्स होते हैं और लोग एक लाइन में बैठ के खा रहे होते हैं। काफ़ी जापानीज स्टाइल है पर ये भी एक्सपीरियंस करना आई वुड से एक मस्ट है। ब्रो इसके बाल उड़ रहे हैं। हमें लगा था कि ये एसी की वजह से हो सकता है बट नो, ये जो हवा चल रही है वो एक मेन रीज़न की वजह से है। ट्रेन्स स्ट्रॉन्ग विंड कॉज्ड बाय ट्रेन ऐसे लिखा है। नीचे जो भी ट्रेन जा रही है, जो भी ट्रेन पास होते हैं उनकी हवा समहाउ यहाँ तक आती है। काफी फैसिनेटिंग है। मैं पहले ऊपर देख रहा था चेक करने के लिए कि एसी की कोई वेंट्स है कि नहीं, पर एक भी वेंट नहीं था। इधर तक कैसे आ रही है हवा? फिजिक्स। थैंक यू। अभी दोपहर के 3 बज गए हैं और इस मोमेंट के लिए मैंने 6 महीने इंतजार किया है। जब मैं पिछली बार जापान आया था तब मैं शिबुया स्काई एंटर तो कर पाया था पर मौसम बुरा होने की वजह से मैं ऊपर तक जा नहीं पाया। शिबुया स्काई में ऑब्जर्वेशन डेक जिस मंजिल पे है उसके ऊपर एक एलिवेटर जाती है जहाँ से टोक्यो का एक काफी आइकॉनिक व्यू मिलता है। बुरे मौसम की वजह से और क्लाउडी कंडीशंस होने की वजह से उस दिन पे उन्होंने वो एस्केलेटर वाला फ्लोर बंद किया था, पर आज जैसे दिन गुजरता जा रहा है मौसम बेहतर होते जा रहा है, इसीलिए पॉजिटिव साइंस है। और मैं फॉर श्योर कह सकता हूँ कि वो रूफटॉप वाले ऊपर वाला फ्लोर खुला रखेंगे और अच्छे से हम एलिवेटर को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। सेकेंडली आज सनसेट के टाइम पे क्लियर और सनी कंडीशंस होने वाले हैं, इसीलिए उस एलिवेटर से सनसेट देखना ये ट्रूली एक बकेट लिस्ट मोमेंट होगा। तो अभी मैं और आर्यन होटल रूम में थोड़ी देर के लिए गए थे। हमने कपड़े वपड़े बदल लिया है, अपने लैपटॉप्स कैरी किया है और हम जा रहे हैं शिंजुकू स्टेशन जहां से एक ट्रेन लेके हम शिबुया जाके उतरेंगे। और ये इस जापान ट्रिप की पहली शिबुया विजिट होगी, उसके लिए भी मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। स्वागत है आप सभी का शिबुया। शिबुया आने के बाद हमेशा बहुत बढ़िया लगता है। हम शिबुया को भी एक्सप्लोर करेंगे पर एक बार ऊपर जाते हैं, ऑब्जर्वेशन डेक एंटर करते हैं, वहाँ से सनसेट वनसेट सब कुछ देखते हैं और फिर रात को हम शिबुया आएंगे। तो शिबुया क्रॉसिंग और शिबुया के जो भी फेमस अट्रैक्शंस है वो सब वहाँ बाहर है। और शिबुया स्काई का जो एंट्रेंस है वो स्टेशन से एक्चुअली काफ़ी पास में है। स्टेशन की जो बिल्डिंग है उससे वो इनफैक्ट कनेक्टेड है। तो यहाँ हम इस लाइन में रुके हैं, हमारा QR कोड वो सब दिखाएंगे और यहाँ ऊपर जाएंगे। तो ये जो बिल्डिंग है ये 3 जोन्स में डिवाइडेड है, स्काई गेट, स्काई स्टेज और स्काई गैलरी। अभी हम 14वें मंजिले पर है जो इनका स्काई गेट सेक्शन है। यहाँ से भी व्यूज़ बढ़िया है और हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे व्यूज़ और बढ़िया दिखेंगे। वो जो आपको दिख रहा है वो शिबुया का सबसे फेमस लोकेशन है। तो हम रात को वहाँ पर जाके क्रॉसिंग एक बार एक्सपीरियंस करेंगे और वो क्रॉसिंग पीक आवर्स में एक्सपीरियंस करने का थ्रिल अलग ही होता है। तो करीब 7 साढ़े 7 बजे जब लोग ऑफिस से घर जा रहे होंगे तब हमें शिबुया का असली एटमॉस्फेयर एक्सपीरियंस करने को मिलता है। लास्ट टाइम जब मैं आया था मैं यहाँ तक आ गया था और इसके ऊपर गया था, पर जो स्काई गैलरी है जो तीसरा जोन है वहाँ तक मैं नहीं जा पाया क्योंकि उन्होंने बारिश की वजह से वो बंद कर दिया था। तो अब धक धक हो रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड हो। सब लोग फोटो ले रहे हैं बीचों बीच। क्लासिक टूरिस्टी थिंग। शिबुया स्काई बंद हो सकता है if it's too sunny as well। क्या बात कर रहा है? ग्राफिक्स में लिखा है।
अबे यार नहीं होगा नहीं होगा, इस बार तू है ना, मेरा लक अच्छा होगा। मौसम भी इतना बढ़िया है, क्रेडिट इसको ज़्यादा है। ये देखो स्काई गेट, यानी ये दूसरा जोन है। ऊपर भी ग्राफिक्स काफ़ी अच्छा है, एनिमेशन ग्राफिक्स मस्त हुआ। वाह अभी हम 45वें मंजिले पे है, फ्लोर नंबर 45। ऊपर जाना है या अभी जाना है या बाद में जाना है? तो वो जो फेमस एलिवेटर है वो अगर हम यहाँ से बाहर जाएंगे, एक राइट टर्न लेंगे तो फिर आती है। बस एक ही चीज़ है, यहाँ एंटर करने के पहले हमें बैग सबमिट करनी पड़ती है इन लॉकर्स के अंदर। तो बैग सबमिट करके फिर ही हम ऊपर जा सकते हैं और लिमिटेड आइटम्स अलाउड होते हैं। कैमराज अलाउड है विद अ स्ट्रैप, एक ही फ़ोन अलाउड नहीं, फोन्स कितने भी। और ये ऑब्जर्वेटरी डेक है जहाँ पर काफ़ी आर्टिस्टिक फ्लावर्स उन्होंने बनाया है। ये भी बहुत क्रेजी है। ये अगर हम दबाएंगे तो ये प्रेशर सेंसिटिव होता है और ये टाइम में यहाँ पर एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है, एक मूवमेंट क्रिएट करता है। इसका जो भी सिग्निफिकेंस है वो मुझे लास्ट टाइम भी ठीक से समझ में नहीं आया था, पर इसे टाइम रिवर कहते हैं। लिखा है टच द फ्लो ऑफ टाइम, बी अवेयर ऑफ योरसेल्फ इन दिस मोमेंट। आई गेस बस एक रिमाइंडर है कि हम हमारे दिमाग में आधा समय स्पेंड करते हैं, तो टू स्नैप आउट ऑफ इट और प्रेजेंट मोमेंट में जीना, ये इसका मैसेज है। और हर ऑब्जर्वेशन डेक की तरह यहाँ पर लिखा है कि यहाँ से क्या क्या दिखने वाला है। तो एकदम नीचे अगर देखा, शिबुया क्रॉसिंग है, यहाँ से यामानोते लाइन दिख रही है, काफी सुंदर दिख रहा है। और हम जिन स्टेशन से आए थे वो भी स्टेशन एक एक करके दिखते हैं। बाय द वे ये शिबुया स्टेशन है, वो हराजुकु स्टेशन है, ऐसे करते करते सब दिखाई देता है। तो शिबुया में ऑब्जर्वेशन डेक्स की अगर बात की तो काफी सारे हैं, काफी सारे पेड है और काफी सारे फ्री है। अगर आप टोक्यो एक बजट पे आ रहे हो और लेट से शिबुया स्काई के टिकट्स आपको मिले ही नहीं, तो हिकारिये करके एक बिल्डिंग है जहाँ से आपको शिबुया क्रॉसिंग का एक फ्री व्यू मिल सकता है। उसके लिए कोई टिकट की जरूरत नहीं रहती, कोई एडवांस रिजर्वेशन की जरूरत नहीं रहती। आप बस उस बिल्डिंग में जाके लिफ्ट से ऊपर जाके शिबुया के ऊपर से व्यूज एंजॉय कर सकते हो। शिबुया स्काई के जो टिकट्स है ना, वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। मतलब कोल्ड प्ले का जो बुक माई शो सीन हुआ था उससे काफी सिमिलर है। टिकट्स जिस दिन लाइव जाते हैं उस मोमेंट से वो सेल आउट होना चालू होते हैं। A whole month almost, approximately 3 weeks I think, 3 weeks पहले हमने बुक की थी टिकट्स। एंड इंडिया टाइम 8:30 बिकॉज दैट इज जापान का मिडनाइट, तो वो टाइम पे टिकट्स अवेलेबल हो जाता है। ऑल्सो यहाँ से शिंजुकू में एक फेमस बिल्डिंग है जिसे टोक्यो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट बिल्डिंग कहते हैं, वो भी दिखाई देती है। हमारे होटल से एक्चुअली काफी पास है, पर आज इतना क्लियर डे है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। शायद माउंट फूजी भी विजिबल होगा। माउंट फूजी कहाँ पर है उसकी डायरेक्शन बस हम एक बार चेक करेंगे और शायद ऑब्जर्वेशन डेक के उस साइड में हमें माउंट फूजी का भी एक व्यू मिलेगा। हम अभी जहाँ पर खड़े हैं वो एक्चुअली एक बहुत आइकॉनिक लोकेशन है, क्योंकि वहाँ पे हमें टोक्यो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट बिल्डिंग दिख रही है, वहाँ पे स्काई ट्री दिख रही है और यहाँ पे टोक्यो टावर दिख रहा है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि सारे एक व्यू में ही मिलते हैं। प्रिटी कूल। तो हमारी स्ट्रैटेजी काफी सिंपल है। सनसेट होने के लिए 3 घंटों का समय है, इसीलिए मैं और आर्यन लैपटॉप्स लेके आया। यहाँ इतने ऊंचाई पे इन्होंने कैफे बनाया है एक बढ़िया व्यू के साथ। तो अब 3 घंटे लॉक इन करेंगे, थोड़ा सा काम कंप्लीट करेंगे और शायद कुछ मंगाएंगे, बिकॉज खाना होने की वजह से ना ये पूरी मेमोरी और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो शिबुया स्काई के जो भी टिकट्स होते हैं वो एक स्लॉट सिस्टम में मिलते हैं। शाम का जो स्लॉट है जहाँ पर सनसेट होता है वो स्लॉट हमेशा 2-3 सेकंड के अंदर सेल आउट होता है, इसीलिए मुझे और आर्यन दोपहर के 3 बजे का स्लॉट लेना पड़ा। और ये जो भी लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, उनके साथ भी सीन सेम ही है। उन्होंने 4 बजे 4:30 बजे ऐसा स्लॉट लिया होगा और फिर वो ऊपर आके बिल्कुल हमारी तरह इंतजार करते हैं ताकि पीक गोल्डन आवर पे सनसेट के वक्त उन्हें उस एस्केलेटर पे जाने का मौका मिलेगा। अभी कुछ मिनट पहले यहाँ पर जो कैफे है वहाँ एक बंदी आई और ये गाने बजा रही है। पुराने वाइनल रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल करके इस पूरे जगह का जो वाइब है वो बदल गया है। और लकीली एक स्टूल जस्ट फ्री मिला, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आर्यन वहाँ पे बैठा है और हम दिन के सारे काम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। थोड़ा ठीक है। तो 6 बज गया है। यहाँ पे भीड़ एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा ही है, शायद क्योंकि अभी सनसेट का टाइम है। लॉकर की भी थोड़ी सी कमी होने की वजह से हम दोनों को एक लॉकर शेयर करने के लिए उन्होंने बोला है। तो यहाँ पर नंबर 261 हमें मिला है। वहाँ जो ऊपर वाला फ्लोर है उस पर हम बैग लेके नहीं जा सकते। अगर कैमरा के ऊपर नेक स्ट्रैप नहीं है तो वो भी लेके नहीं जा सकते, इसीलिए वो भी ऊपर छोड़ना पड़ा। ये वो
फेमस एस्केलेटर है जो आपने हर जगह इंस्टाग्राम पे देखी होगी, आंखों से और भी बढ़िया दिखता है, झूठ नहीं बोलूंगा। वाओ, इस मोमेंट के लिए मैं बहुत सारे महीनों के लिए रुका था। एक्चुअली बात की एग्जैक्टली 1 साल हो गया जब मैं पिछले मई जापान आया था, तब शिबुया स्काई के सारे टिकट सोल्ड आउट हुए थे, जिसकी वजह से इस ऑब्जर्वेटरी पे आने का मौका ही नहीं मिला। और जब मैं कुछ महीने पहले आया था तब बारिश के सीन की वजह से, क्लाउडी वेदर की वजह से ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। दिस इज ब्यूटीफुल, वाओ। और एस्केलेटर से ऊपर आने के बाद एक टाइप का ग्रासी रूफटॉप एरिया है जहाँ पर आई थिंक हेलीपैड वाला पैटर्न है। मैंने इसे बहुत सारे फोटोज में देखा है, तो ऊपर जाके चेक कर दिया। और मैं और आर्यन लकीली एकदम परफेक्ट टाइम पे आया। सनसेट वहाँ से हो रहा है और हमें टोक्यो सिटी का 360 डिग्री व्यू मिल रहा है। तो यहाँ ऊपर आर्टिफिशियल ग्रास है, यहाँ पे एक हेलीपैड है, सुपर्ब। तो मुझे एक बहुत बढ़िया फोटो अपॉर्चुनिटी दिखी, एकदम कोने में है और इन्फिनिटी पूल जैसे होता है ना, वैसे एक स्पॉट है। पर आर्यन बोल रहा है कि ये एक पेड स्पॉट है, इसका मतलब पैसे देने पड़ते हैं और तभी आपको एंट्री मिलती है। और वहाँ से फोटो कितना क्रेजी आएगा सोचो। वहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा ग्लास पैनल है, उसके अलावा दूसरे साइड पे कुछ नहीं है, सिर्फ आसमान। पेड स्पॉट है क्या या फोटो सर्विस? मतलब पेड स्पॉट है। फ्री फोटोग्राफी अवेलेबल फॉर परचेस इट सेज। I don't know what that is. I mean, it says free photography और फिर available for purchase. So I don't get it, but okay. मिक्स सिग्नल्स। Mixed signals. क्या करना है? तो इस रूफटॉप पे आने के बाद 5-10 मिनट हो गया है और मेरे ऑनेस्ट थॉट्स ये है, व्यू बढ़िया है, वेदर बढ़िया है, बस एक ही चीज़ है, पीक टाइम पे आने की वजह से और शिबुया स्काई इतना पॉपुलर होने की वजह से यहाँ पर ओवर क्राउडेड है। लाइक ओवर टूरिज्म जापान में एक प्रॉब्लम बनते जा रहा है, ये मैंने काफ़ी सुना है। पर अभी खुद के आंखों से ये देखना, उससे थोड़ा सा हिट हुआ। आजू बाजू में अगर मैं आपको 360 डिग्री व्यू दिखाऊंगा, लोग इतने ज़्यादा है कि इतना केओटिक एनवायरनमेंट बढ़ गया है। पर इसमें लोगों की भी गलती नहीं है, जापान की भी गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं है, बस है ये काइंड ऑफ रियलिटी है। तो यहाँ से सनसेट हो रहा है ना, मेरे दिमाग में आया लॉजिकली दूसरे साइड पे एग्जैक्ट 180 डिग्री ऑपोजिट क्राउड कम होगा, तो अभी मैं और आर्यन वो जाके चेकआउट करने वाले हैं। और ऑन द वे उन्होंने ऐसे नेट्स लगाया है जहाँ पर लोग मस्त चिल कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। ओके गाइस, 2 चीजें। सबसे पहले 180 डिग्री ऑपोजिट कुछ नहीं है, सिर्फ एक रूफटॉप बार है ठीक वहाँ पे। और दूसरी चीज, आर्यन इशू क्या है? नीचे अगर एस्केलेटर लेके जाना है तब एक लाइन है, एस्केलेटर वहाँ पे। प्लैनेट ब्रदर, प्लैनेट, शो देम, शो देम। एस्केलेटर वहाँ पे है, लाइन यहाँ पे। मतलब 180 डिग्रीज उतनी बड़ी लाइन है। और ये जो भी लोग यहाँ पे रुके हैं वो सब नीचे जाने का इंतजार कर रहे हैं एस्केलेटर से। एस्केलेटर से। हम सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, करेक्ट। पर एस्केलेटर इसीलिए क्योंकि आइकॉनिक शॉट सबको चाहिए ना। नीचे से जाएंगे, वहां से सनसेट हो रहा है, ऐसे कोई वीडियो बनाएगा, वो सारी ट्रेंडी रील्स यहीं पे तो बने हैं। पर मैंने क्या नोटिस किया पता, जब मैं पहली बार जापान आया था वो था सितंबर 2023 साल में। तब जापान में ओवर टूरिज्म का प्रॉब्लम इतना प्रोमिनेंट नहीं था जितना आज है। आई वुड लाइक टू बिलीव कि पिछले 2 सालों में रील्स, शॉर्ट्स, यूट्यूब वीडियोस की वजह से जापान टूरिज्म को बहुत सारी फ्री मार्केटिंग मिली है, जिसकी वजह से बहुत लोग अब टोक्यो विजिट कर रहे हैं और वो अब धीरे धीरे आंखों के सामने दिख रहा है। तो बहुत लोग ये भी बोलता है जिन्होंने कोविड के पहले जापान ट्रैवल किया था कि जापान का जो पुराना चार्म था वो धीरे धीरे जा रहा है। और उस बात से मुझे थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि टोक्यो मेरी फेवरेट सिटी है और टोक्यो का चार्म वैसा का वैसा रहना चाहिए। पर आई कैन स्लोली सी इट चेंजिंग। जब मैं आया था तभी भी इतना क्रेजी नहीं था, मैं पिछले सितंबर आया था। ये देखो यहाँ पर एक जियो कंपस है जहाँ पर अलग अलग लोकेशन दिखे हैं। मेन मतलब दिल्ली दिख गया, ये देखो न्यू दिल्ली। यहाँ से इस एग्जैक्ट पॉइंट से 5800 किलोमीटर की दूरी पे है और वो भी इस डायरेक्शन में, सीधा वहाँ पे न्यू दिल्ली है। चलो अब नीचे चलते हैं। थैंक यू गॉड ये सीढ़ियाँ बनाने के लिए। अगर सिर्फ एस्केलेटर होती तो हमें वापस नीचे जाने के लिए एटलीस्ट 1 घंटा लगता। सब लोग ये ट्रेंडी वीडियो बना रहे थे। मैं कहना नहीं चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, पर मेरे एक्सपेक्टेशंस थोड़े से बेटर थे। ठीक है, कर लिया, जैसा था वैसा मैंने आपको बताया, मेरा ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव। आप जाएंगे मस्त शिबुया में, भाई भीड़ देखो, मैंने शिबुया क्रॉसिंग को इतना क्राउडेड कभी नहीं देखा है। तो शिबुया क्रॉसिंग दुनिया का सबसे बिजिएस्ट क्रॉसिंग है जहाँ पर एक टाइम पे यानी अभी 3000 से ज्यादा लोग क्रॉस करते हैं। और पूरे दिन की अगर बात की तो 5 लाख से ज्यादा लोग इस क्रॉसिंग को हर दिन इस्तेमाल करके क्रॉस करते हैं। तो फैसिनेटिंग चीज ये
ये है कि ये क्रॉसिंग एक स्क्रैम्बल क्रॉसिंग होने की वजह से ये यूजुअल इंटरसेक्शन से थोड़ा सा अलग होता है। यूजुअल इंटरसेक्शंस में ट्रैफिक एक डायरेक्शन में रुकता है और ऑपोजिट जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वहां से पेडेस्ट्रियंस रास्ता क्रॉस कर सकते हैं। एक स्क्रैम्बल क्रॉसिंग अलग होता है क्योंकि सारे डायरेक्शन का ट्रैफिक रोका जाता है ताकि पेडेस्ट्रियंस सारे 4 डायरेक्शन से क्रॉस कर सकेंगे। और एक और वजह जिसकी वजह से ये क्रॉसिंग इतना ज्यादा पॉपुलर और इतना ज्यादा इम्प्रेसिव हो गया है वो है कि ये 5 मेजर रोड्स के बीचों बीच लाई करता है और इन 5 रोड्स का ट्रैफिक सेम टाइम पे अच्छे से मैनेज होता है, रुक जाता है और बिना कोई ट्रैफिक जैम्स क्रिएट हुए लोग अच्छे से क्रॉस कर सकते हैं। और जापानीज डिसिप्लिन की वजह से इवन दो ये इतना ज्यादा केओटिक है वो केओस महसूस होने की जगह एक टाइप का एनर्जेटिक एटमॉस्फेयर महसूस होता है। आज पता नहीं क्यों वीकेंड तो नहीं है पर भीड़ बहुत ज्यादा है। इवन जब हम शिबुया स्काई गए थे तब भीड़ अनयूजुअली ज्यादा थी और शिबुया स्टेशन के बाहर भी भीड़ कुछ ज्यादा है। इसीलिए हमारी ट्रेन लेने के बजाय और शिबुया स्टेशन के थ्रू जाके क्राउडेड यामानोते लाइन के थ्रू जाके और शिंजुकू स्टेशन पे बाहर पड़ने के बजाय मैं आज एक बस लेने वाला हूँ। काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस होगा। मैंने विद इन टोक्यो कभी बस नहीं लिया है, हमेशा ट्रेन को ही प्रायोरिटी मिलती है। और अच्छी बात यह है कि बसेस के अंदर भी ये सेम सुइका कार्ड चलता है, इसीलिए एंटर करने के टाइम टैप करो, बस बोर्ड करो और फिर उतर जाओ। ये देखो बस नंबर 51 शिंजुकू स्टेशन, इसे हम बोर्ड करेंगे। रिलैक्सिंग लग रहा है। मैं और साकेत अभी बस में वापस आए। जैसे आपको पता है एक चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये राइड काफ़ी पीसफुल थी। मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है इनका अंडरग्राउंड सर्विस इतना एफिशिएंट है, इतना टाइम सेविंग है, वो फॉर्चुनेटली या फिर एक तरह से अबव ग्राउंड सर्विसेज को ना थोड़ा नॉट क्राउडेड या फिर और पीसफुल छोड़ देता है, विच इज़ गुड। एंड हमारे सिचुएशन में जैसे हम ऑलरेडी पूरा दिन काफ़ी ट्रेन में ट्रैवल कर चुके हैं, वी हैव द स्टैमिना टू वॉक, वी आर यूज्ड टू वॉकिंग, बट एट द सेम टाइम जो थोड़ी मोमेंट ऑफ पीस मिलती है वो हमें चाहिए। एफिशिएंट अंडरग्राउंड सिस्टम, एफिशिएंट अबव ग्राउंड सिस्टम, दोनों के बीच में जो बैलेंस है, आई गेस दैट्स प्रीटी कूल। शिंजुकू तक बस से आने का जो फैसला था वो प्रॉबेबली मेरे जिंदगी का बेस्ट फैसला था। कोई ट्रेन अनाउंसमेंट्स नहीं, कोई धक्का बुक्की नहीं, कोई लोग नहीं, हम दोनों शांति से उस बस में बैठ के 10 मिनट में शिंजुकू पहुंच गए। बहुत रिलैक्सिंग था और वो बस ड्राइवर की जो आवाज़ है वो भी इतनी सूदिंग रहती है ना, वो भी ऐसे एकदम वाइब कर रहे होते हैं, चिल कर रहे होते हैं। स्टेशन आता है, शिंजुकू ऐसे बोलता है, दरवाज़ा खुलता है, उतर जाओ। तो अच्छा डिसीजन था। मैं फ्यूचर में और बस राइड्स का इस्तेमाल करूंगा, स्पेशली विद इन टोक्यो। यूजुअली स्ट्राइक नहीं होता। एक और चीज़, आई थिंक दिस अप्लाइज मोर टू टोक्यो, क्योंकि क्योतो और दूसरे प्लेसेस में बस इज़ लाइक अ मोर अफोर्डेबल वे ऑफ ट्रांसपोर्ट आई वुड से, क्योंकि वहाँ पे मेट्रो लाइन्स जो है वो है वाइड स्प्रेड बट दे आर मोर प्राइसी, तो वहाँ पे आपको बस में भीड़ मिल जाती है। लेकिन बसेस भी मेट्रो सिस्टम की तरह ही हर 5-5 मिनट में अप्लाई होती है, मतलब हर 5 मिनट में एक बस आती है। मेरे एक्सपीरियंस है, मैं एक बस में बैठा था, धक्का बुक्की करके पीछे के सीट से आगे तक आया, एग्जिट किया, आई गॉट आउट, आई लॉस्ट अ कॉइन इन दैट बस, बट फिर 2 मिनट बाद वही सेम नंबर वाली बस आई और ये वाली एम्प्टी थी। तो ऐसे भी होता है। सो प्लेसेस लाइक क्योतो आपको बस में यू कैन से भीड़ मिल सकती है, बट टोक्यो जैसे सिटी में आई थिंक अब तक तो हमें कभी भी ऐसे बस में इशू नहीं हुआ है, हमेशा बैठने के लिए जगह मिल चुकी है। ऑल्सो मैं इतना ज़्यादा फैसिनेटेड इसीलिए हूँ क्योंकि टोक्यो जैसे शहर में अगर हमें किसी भी पॉइंट तक जाना है तो सबसे पहला ऑप्शन दिमाग में ट्रेन ही आता है, क्योंकि उन्होंने इतनी एफिशिएंट सिस्टम बनाई है। बस कभी आता नहीं है, इवन दो बस भी एक ऑप्शन है, क्योंकि जिस प्रकार से ट्रेन स्टेशन हर 200-300 मीटर पे होते हैं वैसे बस स्टॉप्स भी 200-300 मीटर की दूरी पे होते हैं, पर वो स्ट्राइक नहीं होता क्योंकि ट्रेन का थ्रिल, ट्रेन की एक्साइटमेंट, ये सब थोड़ा सा अलग होता है। पर ऐसे मोमेंट्स पे एक लंबे दिन के बाद जब हम थोड़े से थके हुए हैं दोनों मेंटली और फिजिकली, तब बस क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है ये अभी हमें देखने को मिला। मैंने और आर्यन ने बस पता है क्यों ली, ये देखो, इसकी वजह से मैंने और आर्यन ने बस ली, इसकी वजह से। भीड़ देख रहे हो। तो आज डिनर करने के लिए मैं और आर्यन इचिरान रामेन आया है। 2 दिन हो गया जब से हम इचिरान रामेन नहीं आया है। अगर आप कभी इचिरान रामेन रात को आते हो तो 2 चीजें दिमाग में रखना। सबसे पहले मेक श्योर आपके पेट में बहुत जगह है क्योंकि ये जिंदगी का बेस्ट मील होने वाला है। एंड सेकेंडली इंश्योर करो कि आप आधा घंटा पहले आते हो क्योंकि 8 बजे के बाद ये जगह इतनी फेमस होने की वजह से चाहे आप किसी भी ब्रांच में जाओ, शिबुया ब्रांच में जाओ, शिंजुकू ब्रांच में जाओ, आपको बाहर इस प्रकार से आधा घंटा 1 घंटा रुकना पड़ेगा। तो उस पेशेंस और उस तैयारी के साथ आना। मैं इस आधे घंटे में और ज्यादा एपेटाइट डेवलप करने वाला हूँ अपने रामेन के लिए, और आर्यन एक डेजर्ट खाएगा। अच्छा पुडिंग। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया एक लाइक छोड़ देना, दिल से पसंद आया तो किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। स्टे सेफ, टेक केयर, नॉट डन येट, गुड नाइट।